सुप्रिया ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए थे, जिस कारण उसके बाल काफी लंबे थे। सब उसे कॉलेज में लंबे बालों वाली लड़की कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक रोज जब सुप्रिया अपने लंबे बाल खोलकर कॉलेज जाती है तो कॉलेज के लड़के गाना गाते हुए उसे छेड़ने लगते हैं। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। अपने बालों की तारीफ सुनकर सुप्रिया इतराते हुए चली जाती है। ऐसे ही उसके कॉलेज के 3 साल पूरे हो जाते हैं। अब उसकी माँ उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। फिर एक रोज वो अपनी माँ के साथ एक शादी में जाती है, जहाँ अंकित नाम का एक लड़का उसको पसंद कर लेता है। अंकित की माँ को भी सुप्रिया अपने लंबे खूबसूरत बालों की वजह से पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर सुप्रिया के घर जाती है, जहाँ देखने दिखाने की रस्में होती हैं और फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी पक्की हो जाती है। सुन बेटी, लंबे बाल दिखने में सुंदर लगते हैं और सबको देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन बालों का ख्याल रखने की बात आएगी ना, तो कोई भी तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, फिर कौन ध्यान रखेगा तेरे बालों का? इसलिए मैं तो कहती हूँ तू इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात करती हो माँ? आप मेरे साथ साथ मेरे बालों पर भी इतनी मेहनत करती हो। अब चाहे जो भी हो जाए, अब तो मैं अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवा सकती, और आप वजह भी अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ जानती हूँ, जमाई बाबू को तेरे लंबे बाल बड़े पसंद है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सुप्रिया की शादी अंकित से हो जाती है। सुप्रिया जैसे ही गृह प्रवेश कर घर आती है तो सभी रिश्तेदार उसके लंबे बालों की खूब तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि उसका पति अंकित भी सुहागरात पर उसके बालों की तारीफ करते हुए कहता है, वाह यार सुप्रिया, क्या बाल है, इससे तुम्हारी मेहनत काफी साफ दिखती है। तो क्या तुम भी मेहनत करने के लिए तैयार हो? सुहागरात वाले दिन भला कौन मेहनत नहीं करना चाहेगा? अरे मेरे बालों के ऊपर मेहनत करने की बात कर रही हो? ओह अच्छा अच्छा, हाँ मैडम, जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा। अपने पति की बात सुन सुप्रिया हंसने लगती है। वाह गायत्री, तेरी नई बहू के लंबे बाल तो बड़े ही अच्छे हैं। हाँ गायत्री, इसके ये सुंदर बाल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। सबके मुंह से अपनी बहू के लंबे बालों की तारीफ सुनकर गायत्री बड़ी खुश होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अंकित, आज न मुझे बाल धोने हैं और इतने लंबे बाल मैं अकेले नहीं धो पाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ऐसा करो, तुम आज रहने दो और कल अपने बाल धो लेना, मैं तुम्हारी कल मदद कर दूंगा। चलो बाय बाय। ये कहकर अंकित ऑफिस चला जाता है। ये लो, ये तो गए, अब किससे कहूँ? हाँ सासू माँ। फिर सुप्रिया अपनी शैम्पू की बोतल लेकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे बावली हो गई है क्या जो मैं तेरे बाल धोऊंगी? अरे जब इतने लंबे बाल संभाल नहीं सकती तो इतने बड़े किए ही क्यों? ये कहकर उसकी सास भी वहाँ से चली जाती है। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, तारीफ तो सब करेंगे लेकिन मेहनत कोई नहीं करेगा। अब सुप्रिया खुद ही बाल धोने बाथरूम में चली जाती है। उसे बाथरूम में पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर उसकी सास बाथरूम का दरवाजा बजाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अंदर ही घर बसाने का इरादा है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, भूख के मारे मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। माँ जी, अभी बाल ठीक से धुले नहीं। अरे तो क्या अब तेरे बालों के पीछे हम भूखे ही मर जाएं? सास की आवाज सुनकर सुप्रिया घबराते हुए जल्दी से बाहर आ जाती है। हाय नाज पीटी, तूने अंदर इतने घंटे लगा दिए फिर भी ठीक से बाल धोकर नहीं आई, और देख सारा पानी इनसे कैसे बह रहा है। अब सारे घर में पानी पानी कर देगी क्या? कहीं मुझे मत गिरा दियो इसमें। माफ करना माँ जी, वो आज तक कभी अकेले में इतने लंबे बाल धोए नहीं ना, हमेशा माँ ही मदद करती थी, इसलिए आज टाइम लग गया। सुप्रिया जल्दी से कपड़े बदल कर खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जब अगली बार बाल धोने की बात आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या मैं आधे दिन के लिए अपने घर जाऊँ? वो क्या है ना, आज बाल धोने तो माँ हेल्प कर देगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बेकार में तेरी माँ 2 बातें सुनाएगी कि हमसे इतना भी नहीं होता। अब जैसे तैसे फिर से सुप्रिया अपने बाल धोती है, लेकिन इन सब में उसे काफी समय लग जाता है।
न तो वो ठीक से बाल धो पाती है और न ही अपने बालों में तेल लगाकर उनका अच्छे से ध्यान रख पाती है, जिससे उसके बाल भी झड़ते हुए सारे घर में गिरने लगते हैं। हे भगवान, अब ये नई बहू खाने के साथ साथ हमें बाल भी खिलाएगी। छी 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 छी। ये सुनकर सुप्रिया को बड़ा बुरा लगता है, साथ ही उससे अपने बालों की ऐसी हालत भी देखी नहीं जाती। फिर एक रोज, ओफो, क्या अब अपनी इन जुल्फों में उलझाकर मारने का इरादा है? जब देखो मैडम के बाल सारे घर में पड़े रहते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं लेती इन नासपिटों को? ये सुनकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। कैसी बातें करती हो माँ? घर का और हम सबका ख्याल रखने के चक्कर में वो बेचारी अपने बालों का ध्यान नहीं दे पा रही और तुम उसे बातें सुना रही हो। एक दिन वो जानकी के पास जाकर उसकी देखभाल के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे पता करता है और अब उसके बालों की वैसे ही देखभाल करता। ये देख गायत्री कहती है, अरे अपनी पत्नी के बालों की सेवा में तो दिन रात ऐसे लगा रहता है जैसे इसमें से कोई खजाना निकलने वाला है। लेकिन अंकित को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकित उसके बालों की अच्छे से देखभाल करता है, जिससे उसके बाल पूरी तरह से फिर से ठीक हो जाते हैं। तुमने मेरे बालों को पूरी तरह से ठीक कर दिया अंकित, थैंक यू। अभी तो मैंने सिर्फ आधा काम ही किया है, आधा काम तो अभी बाकी है। अपनी माँ को बहू की वैल्यू समझाना। अपनी माँ को अपनी बहू की कीमत समझाने के लिए एक रोज अंकित अपनी माँ की सहेलियों को घर पर बुला लेता है और जानबूझकर अपनी पत्नी सुप्रिया को बाहर बुलाता है। सुप्रिया के इतने सुंदर बाल देखकर सभी बहू की तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह गायत्री, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमारा ध्यान इस पर गया ही नहीं। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए कभी अपने मन में कोई गलत विचार मत आने देना। तुम इस घर की लक्ष्मी बनना। अरे लक्ष्मी किस बात की? घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं बालों पर खर्च कर देती है। ये बात सुनकर अंकित सुप्रिया के हाथों में चुपके से पैसे थमाता है और उसे इशारा करते हुए अपनी माँ के पास जाने को कहता है। सुप्रिया वो पैसे ले जाकर अपनी सास के हाथों में दे आती है। ये देखो, अब मुझे सबके सामने नीचे दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये पैसे तो बल्कि मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप दिन रात बस कोसती रहती थी। अरे साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? वो माँ जी, बात ये है कि शादी से पहले ही मैं एक YouTube चैनल चलाती थी, लेकिन शादी के बाद मैं इनएक्टिव हो गई थी और अपने चैनल पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। फिर जब मेरे बाल खराब हुए थे तो मैं और ये माँ के पास इसको ठीक करने का उपाय खोजने गए। तब आइडिया आया कि बालों के हालात सुधारने के साथ साथ अगर हम इसकी वीडियो बनाकर YouTube पर डालें तो। और इसके इस आइडिया से इसकी वीडियो हिट हो गई। इसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े ही, वीडियो भी मिलियंस में चली गई, जिससे इसे कमाई हुई और इसने वो पैसे आपको देने की सोची। गायत्री, तेरी बहू की शक्ल और बाल दिखने में जितने सुंदर है उतनी अच्छी इसकी बुद्धि भी है। देख तो घर पर बैठे बैठे ही अच्छे खासे पैसे कमा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बीना, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, कम से कम उसकी कदर करना सीखो। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को आज के बाद कभी नहीं। अरे वाह, वो वाली बनारसी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। भैया, मुझे वो वाली साड़ी दिखाना। जी मैडम, ये लीजिए। कितने की है ये साड़ी? मैडम सिर्फ 1000 रुपए की है। 1000 रुपए की? नहीं नहीं भैया, ये सस्ती साड़ी तो 2 दिन में ही खराब हो जाएगी। आप मुझे कुछ अच्छी सी महंगी साड़ी दिखा दो। तभी भावना कहती है, भैया वो सस्ती वाली साड़ी मुझे दिखा देना। अरे भावना, मेरी देवरानी होकर तू ये सस्ती सी साड़ी लेगी? रुक, मैं तुझे कोई महंगी सी साड़ी दिलवा देती हूँ। ये सस्ती साड़ी तो महीने भर में ही खराब हो जाएगी। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये महंगी वाली कोई साड़ी ले लीजिए, ये सस्ती साड़ी तो जल्दी खराब हो जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि तुम्हारी महंगी साड़ी बिक जाए। तुम दुकान वाले तो सोचते हो कि हम सारा पैसा बस इन महंगे कपड़ों में ही लुटा दे। भावना, अगर पैसे नहीं लाई हो तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना, कौन सी जल्दी है। अरे नहीं दीदी, मुझे तो वो सस्ती वाली चाहिए। भैया आप उसे ही पैक कर दो। ओफो, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आप मेरे लिए तो वो महंगी बनारसी साड़ी जो 7000 की है वो वाली पैक कर दो। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी साड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। वाह वाह, कितनी सस्ती और सुंदर साड़ी मिल गई मुझे तो। अगले हफ्ते शर्मा जी के बेटे की शादी में
मैं तो इसे ही पहनकर जाऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वो दोनों अपनी नई बनारसी साड़ी पहनकर उस शादी में जाती हैं। फिर अगले दिन जब भावना अपनी पहनी हुई साड़ी धोती है तो पहली धुलाई में ही उसका सारा रंग उतर जाता है और उसमें बड़े बड़े से धब्बे भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी अनीता की साड़ी धुलने के बाद और भी ज्यादा चमक मारती है। ये देख भावना हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दरअसल वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी बचत करने की आदत अभी भी वैसे की वैसी ही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रोज भावना शॉपिंग पर जा रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे छोटी बहू, तू बाजार जा रही है ना, तो मेरी सहेली उर्मिला के लिए मॉल से एक अच्छी सी साड़ी ले आना। वो क्या है ना, उसका जन्मदिन है, उसने एक पार्टी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उसे जन्मदिन पर एक अच्छी सी साड़ी ही दे दूँ। तू अपने हिसाब से कोई सी भी अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आइयो। मैं बड़ी बहू को कह देती, लेकिन उससे ऑफिस में आज जरूरी काम है, इसलिए वो देर से आएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं लेती आऊंगी। कुछ देर बाद भावना मॉल के अंदर साड़ियों के शोरूम में जाती है तो साड़ियों का रेट सुनकर वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी 10,000 रुपए की। नहीं नहीं, किसी को देनी तो है, थोड़ी सस्ती ठीक रहेगी, इतनी महंगी देकर क्या करना। ये सोचकर भावना उस शोरूम से निकलकर एक सस्ती सी छोटी सी दुकान में जाती है और वहां से 500 रुपए की सस्ती सी बनारसी साड़ी ले लेती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी देखकर तो उर्मिला आंटी खुश हो जाएंगी। ऐसा करती हूँ, एक साड़ी माँ जी के लिए भी ले लेती हूँ, वो इसे पहनकर पार्टी में जाएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। साड़ियाँ लेकर वो घर आ जाती है। शाम को भावना की सास सरला उसकी लाई हुई साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली उसकी तारीफ करती है। अरे वाह सरला, तेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कौन से मॉल से ली? ये साड़ी मुझे मेरी बहू ने गिफ्ट की है। तभी कोने में बैठी दो सहेलियां आपस में चुगली करते हुए कहती हैं, सच कहूं माया, तो मुझे तो ये किसी मंगल बाजार की साड़ी लग रही है। ठीक कह रही हो तुम, देखने से पता चल रहा है कि कितनी सस्ती दुकान की साड़ी है। फिर कुछ ही देर में सरला की पहनी हुई साड़ी किनारे से फटने लगती है। हे राम, ये बहू कैसी साड़ी लाई है, ये तो अभी से फटने लग गई, अब क्या करूं। धीरे धीरे वो और फटने लगती है। ये देख सरला छुपते छुपाते वहां से रफू चक्कर हो जाती है और घर आती है। घर आकर उसे उसकी सहेली उर्मिला का फोन आता है और वो उस पर खूब चिल्लाती है, अरे उर्मिला, ये कैसी साड़ी दी है तूने, पूरी साड़ी अंदर से फटी हुई है। अरे ऐसा ही घटिया गिफ्ट देना था तो रहने देती, पैकिंग इतनी महंगी और अंदर से चिंदी सी साड़ी। कल ही मैं तुम्हारी ये घटिया सी साड़ी पैक करवा कर तुम्हें वापस भेज दूंगी। फोन कट जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती होती देख सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, आज तेरे कारण मेरी सहेलियों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? अरे खुद सस्ती साड़ियां पहननी थी तो जितना मर्जी पहन लेती, लेकिन यूं सस्ती साड़ियां किसी को देकर तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। ऊपर से मेरी ये साड़ी फट गई वो अलग। अरे इतनी भी क्या बचत करनी। माँ जी, मुझे लगा था इतना महंगा गिफ्ट देकर क्या करना, इसलिए मैंने सस्ती साड़ियां खरीद कर उस पर महंगी पैकिंग करवा ली थी। इसीलिए तुम्हें कहती थी भावना कि सस्ते के चक्कर में मत पड़। अरे सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अरे जितनी तू सस्ती साड़ियां बार बार खरीदने जाती है और एक ही बार पहनने पर वो बेकार हो जाती है, उसमें तो महंगी से ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। लेकिन ना जाने क्यों तेरी समझ में ये बात आती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इतना बवाल होने के बाद फाइनली भावना की समझ में ये बात आ ही जाती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अब वो लाभ सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ती।